नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हमने एक वीडियो पिछले बता दिया, जिसमें मैंने आपको अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बेसिक्स बातें, लगभग कुछ बातें मैंने उसमें क्लियर कर दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआती में। आज इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें आज हम लोग राष्ट्रीय आय से लेकर के जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, इन सारी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जीडीपी क्या होती है। अक्सर आप सुनते रहेंगे जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी उतना घट गया। कुछ लोग कहेंगे जीडीपी बढ़ गया, इसका मतलब देश का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम लोग उन बातों में नहीं जाए। हम लोग जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सारी चीज़ों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, ताकि हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित एक मजबूत पकड़ हो, जिसके कारण आप जब जीडीपी को समझेंगे, जीएनपी को समझेंगे, तब आप न्यूज़पेपर में जो आर्थिक से संबंधित न्यूज़ आती है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जीडीपी की बात करें। जीडीपी का फुल फॉर्म था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की। इसकी जो सामान्य परिभाषा है वो ये है कि किसी घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। मैंने आपको कल एक बात बताई थी पिछले वीडियोज में कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है या नहीं है, इस पर चर्चा होती है। तो जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कहेंगे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तब हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि हम रोजगार को सबसे ऊपर रख रहे हैं। रोजगार, क्योंकि रोजगार के दृष्टिकोण से ही 50% से ज़्यादा रोजगार कृषि में मिलता है। जब हम जीडीपी का दृष्टिकोण रखेंगे, तब भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेवाओं से ही देश की मौद्रिक मूल्य का, देश की जीडीपी का लगभग 50% से ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज़ याद रखना। पिछले वीडियोज मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने थोड़ा लिंक भी कर दिया। तो जीडीपी हमें पता हो गया क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। उस देश की सकल घरेलू आय कहलाती है, सकल घरेलू प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसमें देखिए, अब ये जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, दो बातें। किसी देश की सीमा के अंदर, उसके उत्पादित घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य ही उस देश की जीडीपी कहलाता है। अब इसमें दो शब्द है, एक घरेलू शब्द है और एक शब्द है अंतिम। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अंतिम का मतलब क्या है। अंतिम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम बीच के चरण को याद नहीं रखते। कैसे? मान लीजिए जैसे आलू है, अब आलू का उत्पादन हुआ, आलू का उत्पादन से चिप्स बनाया गया, ठीक है। ये कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, मान लीजिए रुई है, रुई से उत्पादन किया गया, उससे बाद में हमने एक शर्ट बनाई, कपड़ा बनाया, ठीक है। तो हम उस रुई के उत्पादन में किसान ने कितना खर्च किया, कितनी लागत आई, फिर जो उद्योगपति था उसने किसान से रुई को कितने में खरीदा, ये सब हम ध्यान नहीं रखें। हम फाइनल ये ध्यान रखेंगे जो शर्ट फाइनल उत्पाद बना, इसकी कीमत क्या है। तो मान लीजिए किसान की उत्पादन, मान लीजिए 100 रुपये में रुई को उत्पादन किया, उसके बाद इसने किसी को बेचा 150 रुपये में, फिर उसने कुछ इसमें और प्रसंस्करण करके, इसमें काफ़ी कोशिश करके धागा बनाया, वो बेचा 200 रुपये में, फिर इस धागे से शर्ट बनाई 250 रुपये, मान लीजिए शर्ट भी की कीमत लागत आ गई, समझ। तो 250 को ऐड लेंगे, ना कि पहले के 100 को, 150 को, 200 को। अगर हम इन पहले वाली वस्तुओं को ले लेते, अगर हम अंतिम शब्द को ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, 100 प्लस 150 प्लस 200 कितना ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी, जो कि हम याद है इस, बल्कि वो बार बार ऐड करता रहेगा चीज़ों को। तो इस तरीके से हम घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही हम इसके गणना करते हैं इसकी। तो ये हो गया अंतिम, फाइनल प्रोडक्ट।
उसके बाद आता है इसमें घरेलू। घरेलू का मतलब होता है जैसे भारत की तो अपनी एक सीमा है। अब घरेलू का मतलब केवल थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। घरेलू सीमा का मतलब होता है कि एक तो भारत की भूमि, ये तो ठीक है। उसके बाद हम कुछ समुद्री एरिया में जैसे 12 नॉटिकल मील तक हम ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ तक भारत के जो इस अन्य क्षेत्र माना जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, जैसे भारत में विदेशों के दूतावास होते हैं, तो यहीं पर इसको हटा देते हैं हम। दूतावास यहाँ पे कई बार ये बहुत कंक्लूडेड प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न भी आ जाता है और गलत भी हो जाता है कि घरेलू सीमा का क्या मतलब समझते हैं। तो पहला मतलब तो ये होगा कि भाई घरेलू के साथ साथ समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसा भारत के जो सचिवालय हैं, भारत के जो दूतावास हैं विदेशों में स्थित हैं, उनको हम भारत की जीडीपी में ऐड करेंगे। लेकिन जो विदेशियों के भारत में दूतावास है, चाहे तो अमेरिका के, इनको हम ऐड नहीं करेंगे। या सैन्य क्षेत्र कुछ भारत के बाहर भी कई सैन्य क्षेत्र बना रखे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा हमारा मालदीव में है, उसको ऐड करेंगे। लेकिन भारत में अगर किसी विदेशी का सैन्य क्षेत्र तो वो ऐड नहीं होगा। ये चीज़ हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आ भी जाता है और गलत भी हो जाता है। तो मैंने आपको घरेलू सीमाओं क्लियर कर दिया कि भारत की सीमा में, और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो भारत में स्थित दूतावास, सैन्य अड्डे आदि हमारे घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं माने जाते, लेकिन जो भारत के दूसरे देशों में स्थित वो भारत की घरेलू सीमा में माने जाते हैं। इसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांस बनता है, ठीक है। उसके बाद हम, ये तो होगा जीडीपी। जीडीपी हमने क्लियर कर लिया। हम बात करें अगर वस्तुओं की, तो वस्तुओं का उपभोक्ता की वस्तु होती है और पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तुएं वो होती हैं उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं, मैंने कहा ना, तो वस्तुएं होती है जो उपभोग के लिए तो सामान्य समझ, और साथ में पूंजीगत वस्तुएं होती है जिनका वस्तुओं की सहायता से हम अन्य उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ सहायक या मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं सामग्री जिनका उपयोग कच्चे माल या अंतिम माल के रूप में किया जाए। मतलब कच्चा माल है वो अंतिम मध्यवर्ती सामान कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पर ये बात है कि हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बात क्यों करते हैं, इसीलिए बार बार करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में जो ये मध्यवर्ती वस्तुएं, इनकी लागत, ये सब बार बार ताकि ऐड ना हो। अगर ये ऐड हो जाएंगे तो हमारा जीडीपी निकालने का पर्पज ही गलत हो जाएगा। अगर हम वैल्यू एडेड को इसमें ऐड करते रहेंगे कि मान लीजिए रुई से धागा बनाया, धागे से फिर कुछ और बनाया, तो इस तरीके से हम फाइनल वस्तुओं को लेते हैं। ध्यान रखना, बस इसको परिभाषा को एकदम रट लेना है कि किसी घरेलू सीमा के अंदर समस्त उत्पादित वस्तुओं, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है उस देश का जीडीपी। याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जैसे अगर मान लीजिए कई बार, हाँ, ये आ जाता है कि जीडीपी जो है 10% बढ़ गई। इसका मतलब ये होगा कि हमने पिछले साल मान लीजिए 100 लाख रुपए का कुछ उत्पादन किया, तो हम 110 लाख रुपए का उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी उत्पादन जो क्षमता है ये लगातार बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, कई बार इसको वेलफेयर से जोड़ दिया जाता है कि जीडीपी हमारी, कई आप सुनेंगे तो बोलेंगे कई पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग जो समर्थन है कि जीडीपी हमारा बहुत बढ़ रहा है इसलिए हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही। नहीं, जीडीपी बढ़ने के कारण बेशक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश का रोजगार बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो जीडीपी बढ़ता है, ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, उसकी आय में तो खूब इनकम हो गई, लेकिन भारत के लोगों की आय में इनकम नहीं हुआ। और जब हम घरेलू सीमा के अंदर जीडीपी निकाले तो उसकी आय को ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, तो देश की जीडीपी तो बहुत लगेगी, लेकिन हकीकत क्या है कि भारत के लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। तो जब तक लोकतंत्र में जब तक सबका कल्याण ना हो तब तक कल्याण कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से, तो अगर ये कहे कि जीडीपी बढ़ने से हमेशा देश में प्रगति की सूचक है, तो ये हमेशा सूचक नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी की इनकम बढ़ी है, उद्योगपति की भी इनकम बढ़ी है, सबको ऐड कर दिया तो हमारी जीडीपी भी बढ़ गई है। तो एक कारण है कि इससे बढ़ भी सकता है, और लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा कि हमने जितना जीडीपी हमारी बढ़ गई तो हमारी देश की एक तरीके से अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, ये कोई कहने का कोई तर्क नहीं बनता। उसके बाद आ जाते हैं एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अगर जीडीपी और जीडीपी प्लस जीडीपी में हम क्या करते हैं कि घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित लेके, लेकिन जब एनडीपी की बात करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या करेंगे, अब हम ध्यान रखेंगे कि
देखिए, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों से काम कर रहे हैं और भारत के बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। दोनों बातें, विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं और भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। तो हम नेट की बात करेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद करेंगे। अब हम इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम शुद्ध घरेलू ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें NFIA मतलब नेट फॉरेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो भारत में विदेशों से पैसा आ रहा है और भारतीयों का पैसा जो विदेशों में जा रहा है, इन दोनों के अंतर को हम देखेंगे। तो कैसे, जैसा मान लीजिए कोई भारतीय इंजीनियर है जो विदेश में काम कर रहा है, वो कुछ इनकम कमा रहा है, ठीक है। इसके उल्टा एक आप सोच लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये 1 लाख रुपए वो महीना सैलरी पा रहा है। उसके बाद आप यही उसका उल्टा सोचिए, मान लीजिए कोई अमेरिका का कोई इंजीनियर है जो भारत में किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी पा रहा मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना सैलरी पा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जीडीपी में इस अंतर को ऐड कर देंगे। पिछली बार हमने क्या किया था कि इसको घरेलू सीमा के अंदर के लेकर विदेशियों को ले लिया था और भारतीयों को छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, विदेशियों को लेंगे, भारतीयों को लेंगे और इसके अंतर को ऐड करेंगे। यहाँ पॉइंट एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए वो भारत वाला तो भारत के बाद केवल 1 लाख रुपए कमा रहा है और विदेशी यहाँ 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो 2 लाख में से 1 लाख घटा दें, कितना होगा, तो 1 लाख हो जाए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि NFIA जो होगा निगेटिव आ गया। 1 लाख रुपए अगर विदेशियों को बढ़ रहा है, इसका मतलब NFIA हमारा निगेटिव आ गया, मतलब हमको नुकसान ही हो रहा। तो GNP जो होगा वो GDP से कम हो जाए। GDP याद रखना, GNP इजकल टू NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इजकल टू GDP माइनस NIFA नेट इनकम नेट इनकम फैक्टर अबाउट, मतलब भारत से कितनी इनकम हो रही है। तो हम जब भारत के दृष्टिकोण में देखेंगे, थोड़ा कठिन हो रहा है आपको, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको समझना अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो क्लियर होएगा। NIFA जो है वो हमेशा भारत के हिसाब से निगेटिव ही होता है, कम ही होता है। विदेशी यहाँ ज़्यादा कमाते हैं और भारतीय विदेशियों में कम कमा पाते हैं, जिससे कि ये अंतर आता है। और इसको मान लीजिए अब NIFA हमारा निगेटिव आ गया, कम आ गया, तो क्या होगा, इसको हमको घटाएंगे तो GDP और कम हो जाएगा, NDP और कम हो जाएगा। तो हमेशा भारत का जो NDP होता है वो GDP से हमेशा कम इसी वजह से आता है क्योंकि हमारा NIFA हमेशा निगेटिव ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने NDP हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, NNP। देखिए, ये चारों चीज़ें याद होना चाहिए। यहाँ पे परिभाषा दे देता है, आपको कठिन लगे कुछ भी लगे, इसको हमको बिल्कुल रट लेना है। GDP याद होना चाहिए क्या होता है, एकदम क्लियर। NDP क्या होता है, एकदम क्लियर। NNP क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम पहले इससे पहले बताए राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब देखिए हमें GDP समझ लिया, NDP समझ लिया, अब GNP हम समझेंगे। तो GNP जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP में अगर हम विदेशियों से शुद्ध कारक आय को हम ऐड कर दें, मतलब विदेशियों से प्रभावित धन माइनस विदेशियों से प्रभावित धन, तो जितना भारत के बाहर धन जा रहा है माइनस जितना भारत में धन आ रहा है के अंतर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैंने आपको GDP तो इसमें हम GNP में विदेशियों से प्रवाहित धन माइनस विदेशों में प्रवाहित धन, इस वाले को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया GDP हो गया, GNP हो गया, NDP हो गया। अब हम लोग करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वो GNP से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। कि कोई भी मशीन है, कुछ है, वो लगातार, मैंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दी, जो GNP था वहाँ GDP होना चाहिए, जो NDP था वो NNP होना चाहिए, GNP होना चाहिए था। इसको भी फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूंगा तो हो जाएगा। तो NNP होता था GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इसको चारों चीज़ एक बार में फिर मुझे लगता है कुछ कठिन भी है और शायद कुछ चीज़ें मैंने इसमें गलत भी बताई है, उसको मैं फिर से पूरा क्लियरिफाई कर देता हूँ अगले 10 मिनट के अंदर। देखिए, GDP की हम बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो हम
किसी घरेलू सीमा के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी हो जाएगा। मैंने घरेलू सीमा भी बता दी आपको और साथ में बता दिया अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती है, ये बता दिया। अब हम बात करेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब जीडीपी से, ये मैंने गलत बता दिया, मैंने एनडीपी में जगह जीएनपी की परिभाषा बता दी। तो एनडीपी की जब हम बात करेंगे तो जीडीपी में से मूल्यह्रास मतलब कोई भी वस्तु है, कोई मशीन है, काम करते करते कुछ दिन उसमें उस मूल्यह्रास होने लगता। मान लीजिए कोई आप मशीन लेकर के आए, उसको कुछ दिन यूज किया तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती जो पहले थी, उससे हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारा एनडीपी निकल आएगा। जीएनपी जो होता है, जो जीडीपी से हमने एनआईएफए को घटा देंगे, वो हमारा निकला। एनआईएफए क्या होती है? विदेशों में भारतीयों की आय माइनस भारत में विदेशियों की आय के अंतर होता है। ये ज़्यादातर निगेटिव ही आता है, इसलिए हमारा एनजीपी जो होता है, जीएनपी जो होता है वो जीडीपी से कम होता है। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा पिछली बार गलत बताया था आपको। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये जीएनपी में से, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ये चारों परिभाषा एकदम से क्लियर होना चाहिए आपको, हमेशा पेपर में आता रहता है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, चार परिभाषाएं हमेशा याद होनी चाहिए। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं लागत क्या होती है। देखिए, किसी वस्तु की लागत क्या होती है, दो तरीके से हम विधान करते हैं। एक कारक लागत होती है, एक बाजार लागत होती है। वो लागत होती है, जो कारक लागत होती है फैक्टर कॉस्ट की, मतलब हमने कोई, मान लीजिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं, उसमें कि मान लीजिए चिप्स बना रहे तो आलू कितने का आया, उसमें लेबर कॉस्ट कितना, ये सारा करके हम इसको कारक लागत बोलते हैं। और बाजार लागत जो होती है, वो कारक लागत में प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मतलब उसमें जिस गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं। जब मैं टैक्सेशन आपको बढ़ाऊंगा तभी सारी चीज़ें मैं आपको करूँगा। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर साथ में सब्सिडी को घटा देते, कुछ कहीं पर छूट भी दिए थे। कि इकोनॉमिक्स के साथ ऐसा है, इकोनॉमिक्स के साथ आपको कई चीज़ें समझनी है। जब आप सारी चीज़ें एकदम समझ पाएंगे तभी आप कुछ और अच्छे से बेसिक समझ में आएगा, एक दूसरे से सारा कुछ लिंक है। अब देखिए, यहाँ कारक लागत पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। जब तक आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा शुद्ध प्रत्यक्ष कर होता है। सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। आय, जिस किसी की आय होती है तो उसमें प्रत्यक्ष कर लगता है। जीएसटी होते हैं जो हम डायरेक्ट पे करते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है। जो हम किसी वस्तु के माध्यम से सरकार को पे करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अब उसमें बाजार लागत पे क्या करेंगे, कारक लागत जो रियल में लागत है प्लस साथ में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसको ऐड कर देंगे। उसमें सब्सिडी को घटा देंगे, सरकार जो छूट देती है उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारी हो जाती है लागत। ये दोनों भी क्लियर होना चाहिए। फिर एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी जिसकी ना मौजूदा बाजार मूल्य। देखिए, बाजार मूल्य कितना महत्वपूर्ण है भाई। बाजार मूल्य का मतलब जो मैंने आपको बताया कि उसमें प्रत्यक्ष कर भी ऐड हो रहा है, सब्सिडी को हम घटा रहे हैं, तो बाजार मूल्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। भाई, कारक लागत पे अगर आप करेंगे तो फायदा ही क्या होगा फिर उत्पादन करने वाले को, बेचने वाले को। तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जिसकी गणना मौजूदा बाजार मूल्य पर की जाती है। और वास्तविक जीडीपी जो होती है वो जिसकी गणना आधार वर्ष। हम क्या करते हैं कि कोई भी सरकार आधार वर्ष तय करती है कि जो जीडीपी इस पर हम मापेंगे वो किस आधार वर्ष के अनुरूप होगी। नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद होता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से हमेशा ज़्यादा होता है। ये कहा जाता है लेकिन हमेशा कि जो नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद होता है वास्तविक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद से अक्सर ज़्यादा होता है। तो जीडीपी ये पूछा जाता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, परिभाषा देते हैं नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपान वास्तविक जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी बताया जी मौजूदा बाजार मूल्य पर की जाती है, और वास्तविक जीडीपी जो होती है किसी सब आगे अभी आपको जरूरत पड़ेगी इन फार्मूलों की। तो वास्तविक जीडीपी होती है जिसकी गणना आधार वर्ष पर बाजार मूल्यों पर की जाती है। तो ये चीज़ देखिए, चार चीज़ें इसमें मेरे 15-20 मिनट के पीजीए में आपको चार चीज़ें, जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद एनएनपी और एनडीपी, ये चार चीज़ें एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। तो जीडीपी हो जानी चाहिए, जीएनपी हो जाना चाहिए, एनडीपी होना चाहिए और एनएनपी हो जाना चाहिए। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इनकम, आय, मतलब
राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखिए, आय का मतलब होता है कि आय तो अक्सर आप सुनते होते हैं कि जिसकी आय इतनी है उतनी है, ये है। तो राष्ट्रीय आय एक बही खाता पद्धति होती है जिसका उपयोग सरकार एक निश्चित समय सीमा के अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए करता है। भाई, हमारी आय क्या है, इसी के अनुसार तो हम अपना आर्थिक जीवन चलाते हैं। इस तरीके से सरकार होती है जिसका राष्ट्रीय आय जो होती है वो एक बही खाता होता है जिसका उपयोग सरकार एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए करती है। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन की सहायता से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या के में आय का वितरण, वर्तमान जीवन स्तर का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के भीतर गतिविधियों की तुलना करना। तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं कि ये किस तरीके से हम अपनी संचालित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के मापने के लिए हमें 3 तरीके की प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए हम 3 विधि का अध्ययन करेंगे। इसमें एक होता है उत्पाद विधि, और दूसरी व्यय विधि, और तीसरी होती है आय का तरीका, इनकम मेथड। जो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद या मूल्य वर्धित, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड। इसमें क्या होता है, आय विधि में क्या होता है कि मूल्य की, इसमें उत्पाद विधि में क्या होता है कि हम हर स्टेप पर वैल्यू एडिट करते हैं। कि जैसा मान लीजिए हमने कोई चीज़ को उत्पादन किया, पहले स्टेप में उसमें क्या लागत आई, फिर उस वस्तु से कुछ और बना, उसमें क्या उत्पादन लागत आई। तो इस तरीके से हम हर वैल्यू एडेड के अनुसार अपनी आय का अध्ययन करते हैं। सीधे इसमें विभिन्न चरणों के दौरान उत्पाद में जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं। अब क्या होगा, देखिए इसमें भी बार बार ऐड हो जाने का चांस है कि भाई हम एक बार अगर वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो कितनी ज़्यादा नेशनल इनकम दिखा देगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हम घटा देते हैं, जैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कच्चे माल की खपत और पूंजीगत खपत, इन तीनों चीज़ों के हम घटा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान है, उसने 100 रुपये के मूल्य का गेहूँ उत्पादन किया। अब उससे हमने क्या बनाया, चिप्स बनाया। तो क्या होगा, पहले वो होगा, फिर जो उद्योगपति उस गेहूँ को खरीदेगा वो कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे, कच्चे माल की खपत को हटा देंगे और पूंजीगत खपत को भी इसमें घटा देते हैं। दूसरी होती है आय विधि, इनकम मेथड। इसमें क्या होता है, जीडीपी जीएनपी जो हम इनकम मेथड के द्वारा देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसमें विप्रो याद रखना, कोई विप्रो का देता है या W+IN+PR+R। इसमें मजदूरी और वेतन हो गया, उसमें ब्याज भुगतान हो गया, सकल लाभ हो गया, और साथ में रेंट हो गया, किराया हो गया। इस बिल में घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन के सभी कारकों में आय के किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, मजदूरी, वेतन आदि के रूप में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसमें मजदूरी का और वेतन, ब्याज भुगतान, सकल लाभ और किराया, ये चारों को हम ऐड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये याद रखना है, पिछला वाला आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद जरूर रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, जीडीपी जो हम गणना करते हैं नेशनल आय प्राप्त करने के लिए सिग्जैम होता है। सिग्म सी से होता है निजी अंतिम उपयोग, प्लस आई से होता है सरकार का अंतिम उपयोग व्यय, आई अंतिम माल पर व्यय, निवेशी इन्वेस्टमेंट होता है, एक्स होता है एक्सपोर्ट, एम होता है हमारा इम्पोर्ट, x-m। तो सिग्जैम याद रखना है, CIG+x-m, ये फार्मूला सीधा आता है। सी से होता हमारा होता है उपभोग व्यय, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसके बाद जी सरकार का अंतिम उपयोग। देखिए इकोनॉमिक्स में ये है कि आपको चीज़ें कुछ रटनी ही पड़ेंगी। उसके बाद सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, फिर आई होता है अंतिम माल पर व्यय, निवेश इन्वेस्टमेंट, और साथ में एक्स निर्यात, और एम सिग्जा में याद रखना है CIG+x-m, ये याद रखना है।
कुछ चीज़ें जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती, जिनमें है कि दोहरी गिनती से बचने के लिए उपहार, छात्रवृत्ति, प्रेषण जैसे हस्तांतरण, भुगतान। उसके बाद काला धन, पूंजीगत लाभ। पेपर में दे सकता है कौन कौन वस्तु जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। काला धन, पूंजीगत लाभ, घरेलू सेवाएं, केवल गृहिणियों के लिए सेवा। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय, हमारे यहाँ महिलाओं की कितनी काम करती हैं घर में, उनको राष्ट्रीय आय का हिस्सा ही नहीं माना जाता। अगर राष्ट्रीय आय के बारे में हम बात करें, जब मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा था, तो भारतीय ब्रिटिश काल में जो आर्थिक नीति, दुर्बल नीति का कारण सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के एक विचार सामने रखा था कि हमें देखना होगा कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है और लोगों को उस राष्ट्रीय आय का कितना लाभ मिल पा रहा है। उसके बाद तो फिर अलग अलग जैसा BKR राव, PC महानबोस आदि लोगों ने भी राष्ट्रीय आय के बारे में गणना की थी। इस तरीके से मैंने इसमें आपको GDP, GNP, GI, NNP कई सारी चीज़ें इसमें बता दी। अब हम बाद में थोड़ा बात करेंगे जो भारत में ये चीज़ें करता कौन है। तो भारत में ये चीज़ें करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और साथ में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI। कई बार पूछा जाता है, ये प्रश्न नहीं आया। MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। किसके साथ मिलकर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलकर के। ठीक है, हमने क्या किया, एक आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष का मतलब होता है कि हम अपनी राष्ट्रीय आय या GDP के मापन किसी एक आधार वर्ष बना लेते हैं, उसके आधार पर। जैसे इसमें 2011-12 चल रहा है। ठीक है, इसको शुरू 2015 में किया था। इसको नई GDP श्रृंखला, न्यू GDP सीरीज 2015 कहा जाता है कि राष्ट्रीय लेखन सांख्यिकी की नई श्रृंखला के साथ 2011-12 में साथ GDP, GNP जैसे राष्ट्रीय लेखा संख्या की गणना आधार वर्ष के रूप में की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। थोड़ा प्रोडक्शन टैक्स की बात करती है। उत्पादन कर उत्पादन पर लगाए जाते हैं और वास्तविक उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। उदाहरण के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, व्यावसायिक कर। उत्पादन सब्सिडी अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होते हैं कि सरकार ने सब्सिडी से छूट प्रदान की, जिसकी भरपाई सरकार द्वारा कर दी जाती है। देखिए, एक होता है सब्सिडी, एक होता है सबवेंशन। सब्सिडी में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको बिजली सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, तो सरकार उसकी भरपाई कर देती है कि मान लीजिए 500 रुपये की छूट है तो आपको नहीं भरना है, सरकार उसकी छूट दे देगी। सबवेंशन में क्या होता है कि सर आप आप उसको पे कर दीजिए और सरकार बाद में उसको उसकी क्षतिपूर्ति आपको कर देगी। उसी उत्पाद कर प्रोडक्ट टैक्स जो होता है, उत्पाद कर का भुगतान प्रति यूनिट आउटपुट पर किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर आदि। तो उत्पाद सब्सिडी जो होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी का भुगतान सरकार द्वारा प्रति यूनिट उत्पादन पर किया जाता है। जैसे किसानों को भोजन हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद सब्सिडी। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको GDP, GNP, NNP ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, NI क्लियर कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसकी समझ आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आप आगे से भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को कम से कम आप 1 से 2 बार देखेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।